वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज डेट है 30 जुलाई और हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। हाल ही में जारी की गई नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इनमें से किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है? तो यह मंत्रालय है एचआरडी मिनिस्ट्री या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी इसको कहा जाता है। अगर हम बात करें नई शिक्षा नीति के बारे में, तो नई शिक्षा नीति जो है यह 34 सालों के बाद इसको लागू किया गया और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि किसी भी देश का भविष्य वहाँ की शिक्षा नीति पर निर्भर करता है। अब अगर हम बात करें इसके इतिहास के बारे में, तो 1964 से 1966 में कोठारी आयोग आया था, जिसके अंतर्गत 1966 में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया था। उसके बाद 1986 में द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, जो अभी तक जो फॉर्मेट चल रहा है शिक्षा का वह उसी शिक्षा नीति पर निर्भर है। और 34 सालों के बाद अब 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। तो अब अगर हम बात करें जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में क्या क्या हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करें, तो पहले तो इसके लिए एक समिति बनाई गई थी जिन्होंने इसका ढांचा तैयार किया है। उस समिति की अध्यक्षता की थी इसरो के पूर्व चेयरमैन के कस्तूरी रंगन ने। अब अगर हम बात करें इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो आपने सुना होगा जो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन जो है 2009 है, इसके अंतर्गत 14 साल के जो बच्चे थे उनके लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। अब इस शिक्षा नीति के अंतर्गत जो 14 साल के बच्चे थे उनकी उम्र को 18 साल कर दिया गया है, मतलब कि 18 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दे दिया है। अगर हम बात करें, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ये जो फॉर्मेट दिख रहा है, ये फॉर्मेट था वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली जिसमें हमने शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं हम लोग, ये उस शिक्षा प्रणाली का था जिसमें 10th + 2 का फॉर्मेट था। लेकिन अब जो आ गया है वह आया 5+3+3+4 का, जिसमें से जो शुरुआत के जो 5 साल रहेंगे इनमें जो 3 सालों तक होगी प्री प्राइमरी की पढ़ाई, उसके बाद क्लास 1 क्लास 2, इसको हमने बोला है फाउंडेशन कोर्स। उसके बाद आएगा प्रीपैरेटरी, जिसमें से जो 3rd क्लास से 5th क्लास तक के जो बच्चे हैं यहाँ पर स्टडी करेंगे। उसके बाद आएगी मिडिल आएगा 6 to 8। उसके बाद आएगा सेकेंडरी जो आएगा 9 to 12। जो 9 to 12 वाला ये जो पोर्शन है, यहाँ पर सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम लिए जाएंगे बच्चों के, तो ये भी एक बदलाव है। इसके अलावा कई और बदलाव हैं, मतलब कि जो 5th क्लास तक के विद्यार्थी हैं वह हिंदी इंग्लिश भाषा के अलावा जो उनकी रीजनल लैंग्वेज रहेगी उसमें भी शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसके अलावा पूरे देश में शिक्षा के लिए एक नियामक संस्था बना दी जाएगी, सिर्फ एक ही संस्था होगी जो पूरे देश की शिक्षा के नियम बनाएगी एवं उसको नियंत्रित करेगी। अगर हम बात करें हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो वह थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं वह हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक। अगर आप चाहते हैं, ये जो टॉपिक है ये शिक्षा नीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप चाहते हैं हम इसको डिटेल में डिस्कस करें तो हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं हम वो वीडियो बनाएं तो आप कमेंट में यस लिख के बताइए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा उसमें यस आएंगे तो हम उस वीडियो को ज़रूर बनाएंगे। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, यह जो शिक्षा नीति है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये काफ़ी विस्तृत टॉपिक भी है। इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, अलग अलग पहलू हैं। अगर आप चाहते हैं हम इनको डिटेल में इनकी एक वीडियो बनाएं तो आप कमेंट में यस लिखिए। अगर उसमें ज़्यादा यस हमको कमेंट में दिखेंगे तो हम इसके ऊपर एक वीडियो अलग से बना देंगे, तो आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने कौन सा अवार्ड जीता है? तो इस अवार्ड का नाम है गुस्ताव ट्रावे अवार्ड। अगर आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देख रहे हैं तो मई महीने में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसके अंतर्गत ये जो नौका है आदित्य, इसको नॉमिनेट किया गया था गुस्ताव ट्रावे अवार्ड के लिए। अब इसने यह अवार्ड जीत लिया है। तो अगर आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इस नौका के बारे में, तो ये पैसेंजर सर्विस के लिए सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोट इसको घोषित किया गया है। और यह जो नौका है यह है केरल राज्य जल परिवहन विभाग की, और ये 2017 से केरल के अलप्पुझम्मा जिले में चल रही है। अगर हम बात करें गुस्ताव ट्रावे अवार्ड के बारे में, तो यह अवार्ड इस बार पहली बार दिया गया और यह अवार्ड फ्रेंच मैन गुस्ताव ट्रावे के सम्मान में शुरू किया गया था। अगर सौर ऊर्जा की बात हो रही है तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है। इसके अलावा जो भारतीय नौसेना है उसने अपने सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया है एजीमाल में। और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, इसको आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो वॉन कर्मन अवार्ड है यह अवार्ड दिया गया इसरो के चेयरमैन के सिवान को। दिया गया नहीं, ये इनको दिया जाएगा।
के सिवान को दिया जाएगा। अगर हम बात करें ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड के बारे में तो ये अवार्ड दिया गया है सचिन अवस्थी जी को, इनको भी आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हापर कॉलिंग्स इंडिया प्रकाशन द्वारा प्रकाशित द इंडिया वे स्ट्रेटजीज एंड अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक का लेखन किसने किया है? तो इसका लेखन किया है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। अगर हम इस पुस्तक के बारे में बात करें तो इस पुस्तक में एस जयशंकर जी ने लिखा है कि भारत को ऐसे क्षेत्र में प्रभाव हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है जो इससे पहले अधिक आसानी से हासिल किया जा सकता था। अब ये जो इसके लिए उन्होंने 3 गलतियां बताई भारत की ने, जो अतीत में 3 बड़ी गलतियां की हैं। अगर उनके बारे में बात की जाए तो 1947 का जो विभाजन था वह एक गलती है, और भारत की आर्थिक सुधार में जो देरी की गई है वह इसकी एक बड़ी गलती है, और परमाणु विकल्प का तलाश करने में जो भारत ने देरी की है जिसको पहले आसानी से हासिल किया जा सकता था वह भी इसमें बहुत बड़ी गलती है। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो डॉक्टर बिरल वी आचार्य, इन्होंने हाल ही में एक बुक लिखी थी जिसको हमने कल डिस्कस किया था, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। ये जो डॉक्टर विरल वी आचार्य हैं ये आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं। अगर हम बात करें अमित शाह के बारे में तो ये हमारे गृह मंत्री, और उन्होंने हाल ही में कर्म योद्धा नाम की बुक को लॉन्च किया था जिसको प्रधानमंत्री के जीवन पर यह बुक आधारित है। अगर हम बात करें एम वेंकैया नायडू के बारे में तो ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं, और इन्होंने हाल ही में एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम कोशिश करें हमारी जो कुछ बुक्स हैं हाल ही में जो लॉन्च हुई हैं उनको याद करने की, तो कुछ आप याद कीजिए, कुछ मैं याद करता हूँ। आपको जो याद आए आप उनको कमेंट में लिख के बता सकते हैं। देखिए शुरू करते हैं। पहले जो काजू इशिगु हैं जो नोबेल प्राइज़ विनर हैं, इनकी हाल ही में एक बुक आई जिसका नाम है नेवर लेट मी गो। इसके अलावा जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं उनकी भी काफ़ी बुक्स आई हैं। अगर उनकी एक साथ बात की जाए तो जो उर्जित पटेल हैं उनकी बुक आई है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। रघुराम राजन की जो बुक है उनका नाम है द थर्ड पिलर। बिमल जालान की बुक का नाम है रेसिडेंट इंडिया। वाई वी रेड्डी इनकी बुक का नाम है इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म। इसके अलावा अगर हम बात करें जेके रॉलिंग्स के बारे में तो जेके रॉलिंग्स की भी हाल ही में एक बुक आई जिसका नाम है इकाबग। और जो जेके रॉलिंग्स हैं ये हैरी पॉटर सीरीज़ से काफ़ी फेमस हुई है, हैरी पॉटर सीरीज़ की लेखिका हैं। अगर हम बात करें रस्किन बॉन्ड के बारे में तो इनकी भी हाल ही में बुक्स आई हैं जिनका नाम है सॉन्ग ऑफ इंडिया, और एक और बुक है जिसका नाम है होप ऑन माई एडवेंचर ऑन वोट्स ट्रेन एंड प्लेन। इसके अलावा एक और हम बात करते हैं जो सोहेल देव हैं, उनके ऊपर भी एक बुक आई थी जिसको लिखा था अमीश त्रिपाठी ने, लीजेंड ऑफ सोहेल देव। अगर आपको और कोई बुक याद आ रही है तो आप उसको कमेंट में लिख के बता सकते हैं, और आप इसी तरह से इनको याद करते रहिए ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। इसी के साथ हमारा अगला देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, अभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मोटिवेशन हमको भी मिल सके अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का। इसी के साथ बढ़ते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 5th वार्षिक बैठक का वर्चुअल आयोजन किया गया। इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। अगर हम बात करें इस बैठक का विषय क्या था तो इस बैठक का विषय था AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डेकेड। अगर हम बात करें जो निर्मला सीतारमण जी थी इन्होंने किस मुद्दे पर वहाँ पे चर्चा की, किन भविष्य के मुद्दों पर बताया और किन प्रयासों को वहाँ पे उजागर किया, तो इन्होंने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत के द्वारा जो प्रयास किए गए थे जिनमें से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना थी और जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज था, और इसके अलावा और भी कई प्रयासों के बारे में अन्य देशों को, अन्य मेंबर सदस्यों को अवगत कराया। अगर हम बात करें AIIB के बारे में, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो इसका जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 25 दिसंबर 2015 को। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में, और जो मेंबर्स हैं वह हैं 102, और जो अध्यक्ष हैं वह हैं जीन लिकून। तो अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं यह हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री। हाल ही में इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है मौसम ऐप, जिसके अंतर्गत लोग मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और ऐप लॉन्च किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा, इस ऐप का नाम है ई-ब्लड सर्विस ऐप। अगर हम बात करें हरसिमरत कौर बादल जी के बारे में तो इन्होंने हाल ही में मिज़ोरम में एक मेगा फूड पार्क विकसित किया है जिसका नाम है जोरम मेगा फूड पार्क। इसके अलावा अगर हम बात करें अशोक लवासा जी के बारे में तो इनको हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। और जो अशोक लवासा जी थे यह इसके पहले हमारे चुनाव आयुक्त थे, इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन,
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने किस देश को 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण देने की मंजूरी दी है? तो यह देश है साउथ अफ्रीका। और यह जो ऋण है यह किसी विश्व में किसी भी देश को कोरोना से लड़ने के लिए मंजूर की गई राशि में से सबसे बड़ी राशि है 4.3 बिलियन। और यह साउथ अफ्रीका को इसलिए दी गई है क्योंकि साउथ अफ्रीका कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित है और वहाँ पर संसाधनों की भी कमी है। अगर हम बात करें IMF के बारे में तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। इसमें सदस्य देशों की संख्या है 189। अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका के बारे में तो यह एक अफ्रीकन कंट्री है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप पर। इसकी 3 कैपिटल हैं जिनके नाम है केप टाउन, प्रिटोरिया, लॉम फोंटिना। अगर हम बात करें करेंसी की तो करेंसी है रैंड। बात की जाए प्रेसिडेंट की तो वह सिरिल रामाफोसा। और जो सिरिल रामाफोसा थे वह 26 जनवरी 2019 में हमारे मुख्य अतिथि थे। और 26 जनवरी 2020 के लिए हमारे मुख्य अतिथि थे जेल बोल्सोनारो, जो कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं। अब अगर हम बात करें कुछ करंट अफेयर्स के बारे में जो साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है, तो साउथ अफ्रीका ने इंडियन टूरिस्ट के लिए वीज़ा फैसिलिटी की घोषणा की है। ICC अंडर-19 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था वह भी साउथ अफ्रीका में हुआ था। उसको जीता किसने? तो उसको जीता है बांग्लादेश ने। इसके अलावा जो 2022 का वुमेंस T20 वर्ल्ड कप है उसका आयोजन भी साउथ अफ्रीका में होना है। और जो साउथ अफ्रीका क्रिकेट है वह एक एनुअल अवार्ड देता है बेस्ट प्लेयर को। तो इस बार वह अवार्ड किसको दिया गया? वह अवार्ड दिया गया क्विंटन डी कॉक को। बात की जाए अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो रूस है, रूस ने हाल ही में 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट का सफल परीक्षण किया है रूस ने। अब अगर हम बात करें UAE के बारे में तो जो UAE है इसने हाल ही में अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है मिशन होप। बात की जाए तुर्कमेनिस्तान के बारे में तो जो तुर्कमेनिस्तान है इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन देगा? तो यह जो देश है इसका नाम है बांग्लादेश। यह इंजन वेस्ट बंगाल के नादिया जिले के रोड स्टेशन से रवाना किया गया है और बांग्लादेश ने इसे दर्शन स्टेशन पर रिसीव किया। और इन इंजनों की मदद से बांग्लादेश में यात्रियों की संख्या बढ़ेगी और मालगाड़ियों का जो परिचालन है उसमें भी काफ़ी सहायता मिलेगी। अगर हम बात करें जो भारत और बांग्लादेश है इसके बीच में जो ट्रेनें चलती हैं उनके बारे में बात की जाए तो वह है मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। अगर बात की जाए बांग्लादेश से जुड़े हुए कुछ अन्य करंट अफेयर्स के बारे में तो हाल ही में भारत व बांग्लादेश ने LPG ज्वाइंट वेंचर के लिए समझौता किया है। और बांग्लादेश ने बलि देने वाले जो पशुओं होते हैं उनकी खरीदी बिक्री के लिए डिजिटल हाट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। अगर हम बात करें हाल ही में जो विक्रम दुरई हैं उन्हें बांग्लादेश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और प्लाज्मा एक्सचेंज के लिए सहोजोधा अभियान भी शुरू किया गया है बांग्लादेश में। इसकी जो कैपिटल है वह है ढाका और जो ढाका है वह विम्सटेक का हेडक्वार्टर है ढाका में। करेंसी है टका। PM है शेख हसीना। प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो USA है, USA और भारत के बीच में हाल ही में पेट्रोलियम के लिए समझौता हुआ है। बात की जाए चाइना के बारे में तो जो चाइना और जो पाकिस्तान है, चाइना पाकिस्तान दोनों एक साथ मिलकर आज़ाद पाटन हाइडल प्रोजेक्ट बनाने के लिए इन दोनों ने समझौता किया है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में SBI कार्ड्स ने किसके साथ मिलकर रुपे प्लेटफॉर्म पर एक सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो इसने IRCTC के साथ मिलकर इस कार्ड को लॉन्च किया इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के साथ। अगर हम बात करें इस कार्ड के बारे में तो यह नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC जैसी टेक्नोलॉजी से यह लैस है और यह कार्ड स्वैप करने की बजाय टैप करने पर लेन देन की सुविधा उपलब्ध कराएगा। अगर हम बात करें IRCTC के बारे में तो यह ऑनलाइन टिकट ऑपरेशन को मेंटेन करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वह न्यू दिल्ली में। स्थापना हुई थी 1999 में। इसके चेयरमैन हैं महेंद्र प्रताप। अब अगर हम बात करें SBI कार्ड्स के बारे में तो हाल ही में SBI कार्ड्स के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं अश्विनी कुमार तिवारी को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगर हम बात करें जो इंडियन रेलवे है उसने अपनी सबसे लंबी ट्रेन चलाई है हाल ही में जिसका नाम है शेषनाग एक्सप्रेस, जिसकी लंबाई है 2.8 किलोमीटर। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट जून 2020 जारी की है? तो इस मंत्रालय का नाम है HRD मिनिस्ट्री। और अगर हम बात करें इस रिपोर्ट के बारे में तो यह रिपोर्ट कई चीज़ों को अपने में शामिल किए हुए है, कई चीज़ें इसमें प्रमुख हैं। अगर उनकी बात की जाए तो इसमें दीक्षा प्लेटफॉर्म, स्वयं प्रभा TV चैनल, ऑनलाइन मॉक कोर्स, ऑन एयर शिक्षा वाणी, दिव्यांगों के लिए NIOS द्वारा विकसित देसी पाठशाला आदि इसमें प्रमुख हैं। अब अगर हम बात करें हमारे जो HRD मिनिस्ट्री है उसने हाल ही में एक समिति का गठन किया है जिसका नाम है स्टे इन इंडिया स्टडी इन इंडिया।
बात की जाए अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, कौशल विकास मंत्रालय है, इसने हाल ही में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है असीम, ASEEM। अब अगर हम बात करें हमारे संस्कृति मंत्रालय या कल्चरल मिनिस्ट्री की, तो 28 जून से 12 जुलाई तक एक संकल्प पर्व मनाया गया है, ठीक है। और जो हमारे संस्कृति मंत्री हैं उनका नाम है प्रहलाद पटेल। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बांग्लादेशी तेज गेंदबाज पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? तो इनका नाम है अनिक इस्लाम। अनिक इस्लाम जो थे, इन्होंने 2018 में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें बांग्लादेश की तरफ से इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे और इन्होंने प्रतिबंधित पदार्थ मेटामारफेटामाइन लिया था, इसलिए इनको 2 साल के इन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर हम बात करें क्रिकेट से जुड़े हुए कुछ अन्य करंट अफेयर्स के बारे में, तो हाल ही में पाकिस्तान के बैटिंग कोच बनाए गए यूनुस खान को। और बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश ने अंडर 19 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था वह जीता है और ऑस्ट्रेलिया ने जीता है वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2020 का। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो स्टीव वॉ हैं, स्टीव वॉ अपनी एक बुक लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया। बात की जाए ब्रेडली के बारे में, तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर जो ब्रेडली हैं, यह स्पोर्ट्स अड्डा के इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में लखनऊ में सड़क का नाम किस पूर्व सांसद एवं राज्यपाल के नाम पर रखा गया है? तो यह मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे LG टंडन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब लखनऊ नगर निगम ने चौक चौराहे का नाम इनके नाम पे क्यों रखा है? क्योंकि इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत लखनऊ से ही की थी। वहाँ पे सबसे पहले इन्होंने पार्षद के चुनाव जीते थे। और जो चौक चौराहा है उसके साथ साथ एक रोड भी है जो है लखनऊ हरदोई रोड, इसका नाम भी टंडन मार्ग रखा जाएगा। इसके अलावा लखनऊ के हजरतगंज चौराहे का नाम भी बदल के रख दिया गया था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। अगर हम बात करें लखनऊ की, तो यह गोमती नदी के किनारे है और गोमती नदी के किनारे, और यहाँ से सांसद हैं राजनाथ सिंह। लखनऊ में हेडक्वार्टर है सिडबी का, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो दिल्ली का मुकरबा चौक है उसका नाम रखा गया कारगिल के जो हीरो थे विक्रम बत्रा, कारगिल जो युद्ध हुआ था उसके वॉरियर विक्रम बत्रा के नाम पर इसका नाम रखा गया। अगर हम बात करें जो जम्मू कश्मीर का जो सिटी चौक है उसका नाम रखा गया भारत माता चौक, और हल्दिया जो पोर्ट है उसका नाम बदल के रखा गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। देखिए अब आप मुझको ये बताइए कि जो कारगिल दिवस है वह किस दिन मनाया जाता है? आप ऑप्शन में लिख के बताइए, हमने काफ़ी अच्छे से इसको डिस्कस किया है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई-लर्निंग प्रोग्राम स्वयं प्रभा लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल के द्वारा। अगर हम बात करें इस प्रोग्राम के बारे में, तो यह एक टीवी चैनल है जो कि 24/7 ये एजुकेशनल प्रोग्राम दिखाता है। इसकी मदद से जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वे लॉकडाउन पीरियड्स को काफ़ी प्रोडक्टिव व अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं। और यह इनिशिएटिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो हरियाणा है, हरियाणा में 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होना है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, तो जम्मू कश्मीर का जो बदहाल सड़कें हैं, बदहाल सड़कों को सुधारने के लिए इसने एक प्रोग्राम की शुरुआत की है जिस प्रोग्राम का नाम है मैकाडमी शासन प्रोग्राम। अब अगर हम बात करें दिल्ली सरकार के बारे में, तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किया है, तो इसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया गया 29 जुलाई को। विश्व में हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे। और इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? तो इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य यह है कि जागरूकता फैलाना, ताकि बाघों का जो अवैध शिकार है उसको बंद किया जा सके, वनों की जो कटाई चल रही है अवैध रूप से उसको प्रतिबंधित किया जा सके। अब अगर हम बात करें बाघों की, तो विश्व के लगभग 70% जो बाघ हैं, जो टाइगर हैं, वो भारत में पाए जाते हैं। दुनिया में लगभग 3900 बाघ हैं, उनमें से 2967 जो बाघ हैं वह भारत में पाए जाते हैं। और हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें भारत को 2022 तक बाघों की जो आबादी थी उसको दुगना करना था, लेकिन हमने इस लक्ष्य को 2020 में ही पूरा कर लिया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में,
तो 1973, ये सन याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। उस समय कुल 9 टाइगर रिजर्व थे और वर्तमान में यह बढ़कर हो गए हैं 50। और जो 50वां टाइगर रिजर्व है वह है कामलांग नेशनल पार्क, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर है, तो वह सबसे ज़्यादा बाघ हैं मध्य प्रदेश में, जिनकी संख्या है 1492। अगर हम बात करें जो टाइगर जो होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, उसका साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस। अगर हम बात करें हाल ही में दुनिया का जो एकमात्र गोल्डन टाइगर जो जो देखा गया था वह कहाँ देखा गया, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यह देखा गया था कहाँ पर, यह देखा गया असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। अब हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 18 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे, 28 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। इसी के साथ अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो जो कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका जो आंसर है वह है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। अब हम बात करें आज के क्वेश्चन के बारे में, तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का नाम क्या है, तो इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और जिन जिन का कल का क्वेश्चन सही है उनकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही है, ऐसे ही पढ़ते रहिए। इसी के साथ हम हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।